जय हिंद, जय भारत, जय इस्राएल। तो देखिए, रशिया को सपोर्ट करने के चलते अमेरिका भारत से काफी चीजों को लेकर नाराज है। इसको लेकर अमेरिका इनडायरेक्टली कई तरह के षड्यंत्र भारत के खिलाफ रच रहा है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाए जाने की हिम्मत अभी तक नहीं आई है, और न ही अमेरिका द्वारा इस तरह का कोई मेजर स्टेप लिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए आत्मघाती हो सकता है। इस वजह से हो ये रहा है कि वो अपने पपेट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर भी उसने इस बार सहारा लिया है जापान का। जापान वो जो कि भारत का एशिया में सबसे बड़ा दोस्त कहलाया जाता था। अब रिसेंटली हम सभी लोगों ने देखा कि जापान द्वारा भारत की एक कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। एक्चुअली जापान द्वारा कुल 10 कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें एक भारत की भी टेक कंपनी है, और इनके ऊपर आरोप यह है कि इनके द्वारा रशिया को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इसी तरह से भारत की कंपनी, यूएई की कंपनी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब की मिला जुलाकर कुल 10 कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें इनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा, इनकी संपत्ति सीज की जाएगी, और अल्टीमेटली इन्हें दंडित करने की कोशिश की गई है, और एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। जबकि जापान ये भूल गया है कि खुद G7 का मेंबर होने के बावजूद जापान वो देश था जिसने रशिया से दोबारा क्रूड ऑयल लेना शुरू किया। भारत जो रशिया से क्रूड ऑयल लेकर बाहर रशिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा पहुंचा रहा था, इस बात की तारीफ खुद जापान के मीडिया हाउस द्वारा की गई, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि भारत द्वारा ये जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है, इसके अच्छे प्रभाव न केवल भारत में देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग रशिया से तेल नहीं खरीद रहे होते, अमेरिका से डर जाते, तो शायद भारत में आज पेट्रोल की कीमतें 200-250 रुपए लीटर होती। लेकिन आज जो 100 रुपए मेंटेन की हुई है, इसके पीछे कारण वही रशियन तेल है। इसके साथ साथ दुनिया भर में तेल के क्राइसिस अलग से जनरेट होते, और शायद प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें आज भी 120 से लेकर $150 तक पहुंच गई होती। लेकिन इसके बावजूद जापान द्वारा भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। उसने ये भी नहीं सोचा कि भारत एक बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। इसके अलावा भारत के अंदर इनका लगभग 40 से 42 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। कई सारे क्षेत्रों में ज्वाइंट वेंचर हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं। देखिए, रेल परियोजनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनके अंदर लगभग सभी देश इतना खर्च करते हैं कि वो कई सारी बड़ी बड़ी डिफेंस परियोजनाओं से भी ज्यादा होता है। और आपने नोटिस किया होगा कि चाइना द्वारा अपने वेपन्स तो प्रमोट किए ही जाते हैं अपने सहयोगी देशों के साथ, लेकिन इसके अलावा रेलवेज के क्षेत्र में भी चाइना अपनी कंपनीज को लगातार प्रमोट करता है सहयोगी देशों में, क्योंकि इनसे बहुत ही ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलता है। और चाइना अपनी इस पहल में लगातार कामयाब भी होते जा रहा है। एशिया के ही कई सारे देशों में उसने अपने रेलवेज के चलते प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। अब इस प्रभुत्व को रोकने का बीड़ा जापान द्वारा उठाया गया है, और जापान ये चाह रहा है कि जो एशिया के महत्वपूर्ण देश है, जहां पर रेलवेज को लेकर ज्यादा स्कोप देखने के लिए मिल रहे हैं, उन देशों तक चाइना की पहुंच को रोका जाए और अपना खुद का काम इन देशों में आगे बढ़ाया जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन देशों में भारत, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों का नाम है, यानी भारत वही जिसके ऊपर रिसेंटली जापान द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे जापानीज रेलवे की बात की जाए तो दुनिया में नंबर 1 माना जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके साथ साथ उनका एक बहुत बड़ा मार्केट यूरोपियन देशों में भी है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। भारत खुद भी जापान की बुलेट ट्रेन से शुरुआत कर रहा है अपने देश में, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। जापानीज टेक्नोलॉजी जो भी देश इस्तेमाल करेगा उसे कभी भी पछतावा नहीं होगा, इस बात में भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत बड़ा ही स्मार्ट प्लेयर है। भारत के पास जब तक बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने जापान के साथ करार किया, सस्ता लोन भी लिया। लेकिन जैसे ही इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, इसका अनुभव हमें हुआ, अब हम लोगों ने खुद के बूते अपनी स्वदेशी बुलेट ट्रेन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और इसका डिजाइन फेज भी हम लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। बाकी के भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे भी हम लोग डेवलप करना सीख ही चुके हैं। लेकिन जापान की हाई स्पीड ट्रेन निर्माता कंपनी हिताची रेलवे के सेक्टर में अपने कदमों को और आगे बढ़ाना चाहती है, चाइना को सरपास करना चाहती है, और भारत, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों के ऊपर इनकी नजर टिकी हुई है। ये चाहते हैं कि रेलवे कोचेस वगैरह के साथ साथ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जिसमें सिग्नलिंग वगैरह हो गई, रेलवे से संबंधित ट्रैक वगैरह हो गए, इसके अलावा डिजिटल टिकटिंग की सुविधा वगैरह, ये सारी कुछ सर्विसेज ये लोग इन देशों में प्रोवाइड करवाए। वैसे तो जापान को पता है कि चाइना, सिंगापुर और मलेशिया में जरूर अपनी एंट्री मार सकता है, लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत तक तो उसकी पहुंच नहीं है। इस वजह से जापान की ये कंपनी हिताची भारत के अंदर स्पेशली ध्यान दे रही है, और इस कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली शिनकानसेन बुलेट ट्रेन, जो कि भारत में भी दौड़ने वाली है,
इसको ये लोग प्रमोट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि चाइना का प्रभुत्व भी रोका जा सके, अपनी कंपनियों की वापसी भी करवाई जा सके, अपनी इस गिरती हुई इकोनॉमी को भी सुधार दिया जा सके और इन देशों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस भी जमाया जाए। लेकिन अब सवाल यही आ जाता है कि क्या भारत जापान की इन सब करतूतों के बाद जो उसने हमारी टेक कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, इन सब चीजों को देखते हुए उनकी इन परियोजनाओं को भारत में सफल होने देगा? क्योंकि कई सारे सवाल तो ऐसे ही उठ चुके हैं कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट जापान के रेलवे से संबंधित भारत के अंदर चल रहे हैं, इन्हें भी क्यों ना एक बार फिर से रिव्यू किया जाए, क्योंकि न केवल ये लोग ज्यादा समय ले रहे हैं बल्कि समय बढ़ने के साथ साथ इनकी कीमतों में भी काफी उछाल देखने के लिए मिला है और इनके स्वदेशी विकल्प अब हमारे पास उपलब्ध भी हैं। तो नए प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए, जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन्हीं को लेकर रिव्यू की कंडीशन आ गई है। इनकी मंशाएं हमें दिख गई है जब इनके प्रतिबंध हमारे ऊपर लगे। तो क्या अब किसी भी तरह के कोई नए प्रोजेक्ट को भारत हरी झंडी देगा भारत के अंदर? तो अल्टीमेटली यहाँ पर जापान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी जरूर मारी है। अमेरिका के कहने पर ये जो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये अब जापान को बैकफायर कर सकते हैं। नो डाउट इसके बावजूद भारत कई सारी टेक्नोलॉजीज के लिए जापान के ऊपर निर्भर रहेगा और भारत भी अपना काम निकालने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज कुछ हद तक एक्वायर कर भी सकता है। लेकिन अगर बात आ जाएगी पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, तो कभी भी भारत जापानीज कंपनियों के हाथों में अब वो नहीं देगा और ये सारे के सारे काम अपनी खुद की ही कंपनियों के सहारे करना पसंद किया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।